नेक्स्ट आता है बच्चों, एक एग्जाम्पल की हेल्प से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा गिवन है कि दो चार्जेस हैं, कुछ ऐसा आपको गिवन है कि ये एक चार्ज है, यहाँ चार्ज Q मास M, ये इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है जिसकी कि लंबाई लेट्स सपोज आपको L दे रखी है, और ये स्ट्रिंग यहाँ से हिंज्ड है, यहाँ बंधी हुई है, और ये क्या कर रहा है, ये इस लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है। और दूसरा भी एक चार्ज गिवन है आपको सिमिलरली, मतलब टू सिमिलर चार्जेस हैं। इससे पहले वाले पोर्शन में आप चेक कर सकते हैं वीडियो के कि आपको सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम्स करवाए गए हैं। तो सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम्स में क्या बताया गया आपको कि दो चार्जेस का सिस्टम है, अगर अपन उसको साथ साथ रखें तो अगर लाइक चार्जेस हम लेते हैं तो वो रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे, और रिपल्शन के कारण क्या होगा, सिस्टम कुछ ऐसे फैल जाएगा और चार्जेस ऐसे टेढ़ी लाइन में एक दूसरे को क्या करेंगे, रख देंगे, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन उनका कुछ ऐसे करके आएगा। तो ये वाला सिचुएशन लेट्स सपोज आपको गिवन है, और ये जो एंगल दे रखा है इस केस में लेट्स सपोज ये 45 डिग्री है। आपको मतलब गिवन इस तरीके से है सिचुएशन कि जब थीटा कितना है आपका, थीटा 45 डिग्री है, तो चार्जेस किस में हैं, इक्विलिब्रियम में है। आपको ये गिवन है, इक्विलिब्रियम में है। और अब हुआ क्या, अब हुआ ये आपसे पूछ ये लिया गया कि जब इस थीटा को 60 डिग्री कर दिया जाए, इस थीटा को क्या कर दिया जाए, 60 डिग्री कर दिया जाए, और सिस्टम को रिलीज कर दिया जाए, रिलीज कर दिया गया इन चार्जेस को, कितना थीटा बढ़ा करके 45 से 60 तक बढ़ाया गया थीटा को, और क्या कर दिया गया, सिस्टम को रिलीज कर दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि उस इंस्टेंट पर इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज का जो एक्सेलरेशन आएगा वो आपसे पूछ लिया गया है कि कितनी एक्सेलरेशन के साथ इनमें से कोई सा भी चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। मेरे ख्याल से सिचुएशन आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या गिवन है आपको और क्या फाइंड करना है आपको। ये जब थीटा 45 है तो आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन गिवन है, मतलब सिंपल ये हुआ कि अगर ये दूरी कितनी है, आपकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, L है, आपको गिवन है ये चीज, तो इस इंस्टेंट पर चेक करते हैं कि कोई भी चार्ज, या तो इसका FBD बना लीजिए या इस वाले चार्ज का FBD बना लीजिए, कि जो चार्जेस हैं उनके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। अगर इसका मास m है तो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, जिसको कि हम बोलते हैं ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। दूसरा, अगर ये दो चार्जेस हैं और यहां इक्विलिब्रियम सिचुएशन में सिचुएटेड है तो इनके ऊपर एक दूसरे के कारण भी फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स किसके अलोंग लगेगा, द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, एंड एज वी मेंशन हियर कि दोनों चार्ज कैसे हैं, लाइक चार्ज हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब इस वाले चार्ज के ऊपर अगर मैं फोर्सेस बनाऊं आपके, तो इसके ऊपर लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, ये रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है जी। तीसरा क्या, तीसरा स्ट्रिंग में क्या पैदा हो जाएगा, टेंशन पैदा हो जाएगा जी। ये तीन फोर्सेस के अंडर ये चार्ज रहेगा, कब, जब आपको क्या दे रखा है, एंगल 45 दे रखा है, और एक ये चीज भी मेंशन है कि सिस्टम अभी किसमें है, इक्विलिब्रियम में। मतलब इक्विलिब्रियम देने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चार्ज को आप कंसीडर करते हैं, चाहे इस वाले को करें चाहे इस वाले को करें, तो उस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स का मतलब समझिए आप यहां कि जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस है वो कितना एक्ट हो रहा है उसके ऊपर, 0 एक्ट हो रहा है, मतलब नेट फोर्स 0 लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है जी। देख लेते हैं, तो mg तो mg लगेगा भाई। अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, पहले Fe की वैल्यू लिख लेते हैं। तो Fe कितना लग रहा है, Fe को लिखते हैं हम लोग कैसे, दैट इज k q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे आते हैं, अगर आपको ये L गिवन है, ये 45 गिवन है, तो ये वाली साइड कितनी होगी, जैसा कि आप पीछे मेंशन कर चुके हैं, L sin थीटा, L sin थीटा ये होगी, और सिमिलरली L sin थीटा ये हो जाएगी। L कितना आपको, L ही गिवन है, साइन थीटा मतलब साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2, तो मतलब ये वाली साइड कितनी होगी आपकी, L/√2, और ये वाली साइड भी कितनी होगी आपकी, L/√2, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, मतलब नेट जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई आपकी, अगर आप √2 को एलसीएम ले लें यहाँ, तो L + L कितना हो गया,
2l/√2, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए क्या आ गया है, √2l आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा कि क्या लिख दिया सर ने। तो नीचे जो नेट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आ गया आपका, वो कितना आ गया, जिसको कि हम लिख सकते हैं √2 टाइम्स l। ये क्या होगी, इस इंस्टेंट पे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगी दोनों चार्जेस के बीच में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, दैट इज kq² अपॉन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का क्या, होल स्क्वायर। इतना फोर्स लग रहा है भाई, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ गया, दैट इज kq² अपॉन कितना, 2l²। ठीक है जी, इतना फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस केस में लग रहा है। अब आप एक चीज नोट करिए कि आपको ये वाली सिचुएशन में क्या गिवन है, इक्विलिब्रियम में गिवन है सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला चार्ज है इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, जैसा कि हम लोगों ने मेंशन किया। अब आप देखिए mg का और fe का अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालता हूं तो यूजिंग पैरेललोग्राम लो हम लोग उसको कुछ ऐसे निकाल लेंगे कि वो जो आंसर आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा आपका, वो कुछ इस तरीके से आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। और वो जो इन दोनों का रिजल्टेंट नेट फोर्स आएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग। आप समझिए यहां से, क्योंकि हमें क्या गिवन है, इक्विलिब्रियम गिवन है। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। वो कैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और mg फोर्स का रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, और ये जो वेक्टर आएगा दैट मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द टेंशन फोर्स। ये टेंशन के बराबर होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 कहलाएगा इसके ऊपर। तो मतलब उस केस में हम लोग सिंपल भाषा में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि जो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपका, वो किसके इक्वल है आपका, वो mg के इक्वल है। तभी इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, टेंशन के बिल्कुल ऑपोजिट आएगा, और ये थीटा कितना आ जाएगा, ये 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है जी, ये इसको हमने यहां लिख लिया। तो हमने लिखा इसको, दैट इज kq² अपॉन 2l² इज इक्वल्स टू mg। आप क्या काम करें यहां से, इसको यहीं छोड़ दें, इसको लेट्स सपोज अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब अपनी दूसरी कंडीशन पर आ जाते हैं, जो अपने को बोला गया। बोला क्या गया आपको, बोला ये गया आपको कि अगर आप थीटा 60 डिग्री करके सिस्टम को रिलीज कर देते हैं तो आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो अगर सेकेंड सिचुएशन का हम लोग क्या करें, डायग्राम बनाएं किसी भी एक चार्ज का। इस वाले केस में लेट्स सपोज कि ये थीटा अब कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया है, और अगर इनको क्या कर दिया गया है, सिस्टम को रिलीज कर दिया गया है। मतलब सिमिलरली आप इधर भी बना सकते हैं कि ये थीटा कितना हो गया आपका, 60 डिग्री हो गया जी, ये थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है जी। और सिस्टम को क्या कर दिया है आपने, रिलीज कर दिया है। तो रिलीज करने के बाद मान लो सबसे पहले आपसे ये पूछ लिया कि आप ये बताओ कि ये चार्जेस जाएंगे किधर। आपसे ये पूछ लिया कि बताओ आप ये चार्जेस जाएंगे किधर। अब आप सबसे पहले तो इमेजिन करो ये सिचुएशन कि जब थीटा इज इक्वल्स टू 45 पे आपका सिस्टम कुछ ऐसे है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 पे कुछ ऐसे हो जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब आप ऐसे, यहां चार्ज है और एक यहां चार्ज है, जब आप इस सिस्टम को क्या करोगे, रिलीज करोगे, तो वो चार्जेस क्या करेंगे, वो नीचे की तरफ आएंगे। वो नीचे की तरफ क्यों आएंगे, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि वो नीचे की तरफ क्यों आएंगे, क्योंकि कौन सा फोर्स नीचे की तरफ उनको लेके आएगा, mg फोर्स उनको क्या करेगा, नीचे की तरफ लेके आएगा। आप एक चीज यहां नोट करें, इससे पहले मैं आपको सिंपल पेंडुलम में ऐसे केसेस पढ़ा चुका हूं कि mg फोर्स की वजह से जो किसी भी चार्ज की मूवमेंट है सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चंस में, वो किस तरफ जाएगी, वो नीचे की तरफ जाएगी। वो mg फोर्स क्या करेगा, वो डाउनवर्ड लेकर के आएगा चार्ज को किसी भी इंस्टेंट पे। ठीक है। अब आपने थीटा 60 किया और क्या कर दिया, सिस्टम को रिलीज कर दिया। सबसे पहले जब आपको ये L गिवन है, ये दूरी कितनी गिवन है, L गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक चार्ज को स्टडी करते हैं। मान लीजिए हम इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं, जैसे हम लोगों ने इस केस में किया है। तो इस केस में भी जो mg फोर्स है वो तो किस तरफ लगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगा। अब इस पे क्या भी लग रहा होगा, इस वाली सिचुएशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस केस में किस तरफ लगा, इस तरफ लगा भाई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है इसके। ठीक है जी। अब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना हो गया इस केस में, ये कितना हो जाएगा, अगेन L sin थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, L sin थीटा। और अगर आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ये इस केस में कितना था, √2l था, तो इस केस में ये आपके लिए कितना बन जाएगा, √3l बन जाएगा। आप इसको सॉल्व करें आराम से और देखें।
और तीसरा कौन सा फोर्स है जी? तीसरा फोर्स है आपका टेंशन फोर्स। ये राजी टेंशन फोर्स। टेंशन किसके अलोंग ही पैदा होती है? सिर्फ स्ट्रिंग के अलोंग ही पैदा होती है टेंशन। ऐसा आपको सिखा दिया गया, ठीक है जी। तो अपन अब क्या करते हैं, इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि कैसा कैसा हम इसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ये 60 डिग्री गिवन है, अगर आप इसको सामने एक्सटेंड करते हैं तो ये एंगल भी कितना हो गया आपका जी? इस 60 डिग्री हो गया। अब आपसे सबसे पहले पूछ लिया गया कि सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप जैसे ही इस सिस्टम को क्या करेंगे, इस सिस्टम ऑफ चार्जेस को रिलीज करेंगे तो जो एक्सेलरेशन पैदा होंगे, एक्सेलरेशन क्या होंगे? पैदा होंगे। वो दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं इस केस में। क्यों हो सकते हैं इस केस में दो एक्सेलरेशन? आप इसको ये समझिए कि ये इसके अबाउट हिंज्ड है। हिंज्ड मतलब बंधा हुआ इसके अबाउट। और कोई चीज जैसे मान लीजिए इस चीज के अबाउट क्या है, फिक्स्ड है, और वो ऐसे घूमती है, तो वो किस पर्टिकुलर पाथ में मूव कर रही है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। और आप 11th में पढ़ चुके हैं कि सर्कुलर में क्या हो सकते हैं? दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं। कौन कौन से दो एक्सेलरेशन? एक रेडियल एक्सेलरेशन जो अलोंग द रेडियस, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि अलोंग द क्या होता है? टेंजेंट होता है। तो यहां कहने का मतलब क्या हो सकते हैं? दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक ए रेडियल और एक क्या? ए टेंजेंशियल। दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं जी। अब आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए क्या होते हैं। ए रेडियल क्या होता है? ए रेडियल को जनरली हम लोग क्या करते हैं? ओमेगा स्क्वायर आर से लिखते हैं। और ए टेंजेंशियल को कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में भी अब हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे ही हम थीटा इज इक्वल्स टू 60 करके सिस्टम को रिलीज करेंगे तो क्या रेडियल एक्सेलरेशन होगा यहां या नहीं होगा, हमें सिर्फ यही बताना है। जैसे ही आप जिस इंस्टेंट पे क्या करोगे, सिस्टम को रिलीज करोगे, एट दैट इंस्टेंट सिस्टम तो चल ही नहीं रहा। मतलब एकदम से ऐसा तो नहीं कि एकदम से यहां आ गया, आराम से धीरे धीरे ऐसे चलना शुरू करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी उनके बीच में है। आप ध्यान से देखिए, तो जिस समय आपने क्या किया, सिस्टम को रिलीज किया, उस समय आपका ओमेगा, जिसको कि आप एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, वो कितना है बेटा? वो 0 है। तो 0 अगर ओमेगा है तो ओमेगा के 0 होने के कारण क्या आ गया? ए रेडियल तो क्या हो गया? 0 हो गया। रेडियल एक्सेलरेशन तो नहीं है इसका मतलब इसमें, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी? रेडियल ये वाली डायरेक्शन होगी जिसके अलोंग आपने टेंजेंट फोर्स को दिखाया है, अलोंग द स्ट्रिंग कह सकते हैं आप। तो रेडियल एक्सेलरेशन तो इस सवाल में नहीं है। इस सवाल में इसका मतलब क्या एग्जिस्ट करता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। और अगर इस सवाल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है तो वो कितना है, वो हमें फाइंड करना है। बेसिकली यही हमारे से पूछा गया था कि आप क्या करिए, एक्सेलरेशन फाइंड करिए। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही हमें क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है जी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया जी इस इंस्टेंट पे, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया। अब अगर ये टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया तो सबसे पहले तो हम लोग यहां अपने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं अलोंग दिस टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब आप देखिए यहां से, ये रेडियल डायरेक्शन, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन। मैं आपको यहां मेंशन कर देता हूं, ये रेडियल डायरेक्शन है आपका, रेडियल, और ये कैसा डायरेक्शन है आपका? ये टेंजेंशियल डायरेक्शन। मुझे फोर्सेस को किसके अलोंग रिजॉल्व करना है? टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग रिजॉल्व करना है। रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में सब लोग जानते हैं 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो गया आपका? 30 डिग्री हो गया। अब आप देखिए, ये अगर 60 है, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, तो ये भी एक दूसरे के दोनों परपेंडिकुलर, तो ये रिमेनिंग एंगल ये भी 30 डिग्री का आ गया जी। अगेन ये रेडियल और ये टेंजेंशियल एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये 30 आ गया, तो ये कितना आ गया जी? ये फिर से 60 डिग्री आ गया आपका। आप आराम से देखें, एनालाइज करें, ये एंगल्स की गेम है, कोई खास सवाल नहीं है आपके लिए, बट आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, फोर्सेस को किसके अलोंग रिजॉल्व करना है? टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग रिजॉल्व करना है। इतना हमें समझ आ गया। तो अगर अलोंग टेंजेंट मैं mg को इस तरफ रिजॉल्व करता हूं तो mg का एक कंपोनेंट आ गया विच इज mg cos 30। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी एक कंपोनेंट किसके अलोंग आ गया? इस टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग, विच इज इक्वल्स टू Fe कितना? cos 60, ये आ गया जी, ठीक है।
अब आप एक काम करें, सबसे पहले Fe का वैल्यू लिख लें नए वाले सिचुएशन में, क्योंकि अब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दोनों चार्जेस के बीच में क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो नए वाले केस में हम लोगों ने Fe को लिखा विच कैन बी रिटन एज दैट इज KQ² अपॉन कितना, √3L होल स्क्वायर, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, KQ² बाई कितना, 3L²। यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब देखिए आप, हम इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके, जो कि हमें क्या गिवन थी, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन गिवन थी। वो क्या थी, वो ये थी कि यहां से KQ² बाय L² का आप वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि क्या है, दैट इज KQ² बाय L² इज इक्वल्स टू कितना, 2mg आ गया। और आप ये KQ² बाय L² का वैल्यू यहां रख दीजिए। तो नए वाले सिचुएशन में अपना जो क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, वो कितना आ गया, अगर मैं KQ² बाय L² यहां से अलग कर लेता हूं, उसकी वैल्यू कितनी रख देता हूं, उसकी वैल्यू 2mg रख देता हूं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ गया अपना नए वाली सिचुएशन में, ये आ गया जी अपना 2mg बाय 3। आप समझिए इसको, ये 2mg बाय 3 आ गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और आपको जो कंपोनेंट इसका मतलब यहां लेना है, वो किसका लेना है, वो 2mg बाय 3 का लेना है। दैट कैन बी रिटन एज 2mg बाय 3 इंटू cos 60। और मान लीजिए अब हम लोगों ने जैसा माना है कि सिस्टम किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो मैं इस तरफ के फोर्सेस को क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं, और ऊपर की तरफ के फोर्सेस को कैसे ले रहा हूं, नेगेटिव ले रहा हूं। तो मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन पूछा गया है मेरे से। तो अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करता हूं, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए नेट फोर्स किस तरफ लिखना है मेरे को, नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स किसके बराबर लिखा जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल्स टू ma। नीचे की तरफ जो इस तरफ फोर्स आया टेंजेंशियल डायरेक्शन में नीचे की तरफ, वो कितना आया, दैट इज mg cos 30 माइनस ऊपर वाला फोर्स कितना है, ऊपर वाला फोर्स किसका कंपोनेंट हो जाएगा जी, 2mg बाई 3 का। मैं आपको निकाल करके दिखा चुका हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नए वाले सिचुएशन में। तो वो कितना हो गया, माइनस 2mg बाई 3 इंटू कितना, cos 60। क्या आप सब लोग जान पा रहे हैं कि यहां m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब m यहां से कॉमन आ जाएगा, तो m ने m को मार दिया। जो नेट आपका एक्सेलरेशन है a नेट, उसको क्या लिखा जा सकता है, उसको लिखा जा सकता है g cos 30। अब आप g कॉमन ले लीजिए दोनों जगहों से यहां भी g है और यहां भी g है, तो g आपने कॉमन ले लिया जी। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू सब लोग जानते हैं, √3/2 माइनस कितना है ये 2/3 एज इट इज। cos 60 का वैल्यू कितना होता है जी, उसके बारे में भी सब लोग जानते हैं, कितना 1/2। तो 2 ने 2 को मार दिया। जो नेट एक्सेलरेशन आपका लिखा गया ए नेट, जो कि आपका आंसर है, वो क्या आ गया, वो ये आ गया जी g इंटू √3/2 माइनस कितना 1/3। ये एक्सेलरेशन होगा जी जो आपसे पूछा गया, उसका आंसर ये। इतनी एक्सेलरेशन होगी किसी भी चार्ज की, दोनों में से किसी भी चार्ज की, जब कितना क्या कर दिया जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री करके आपके सिस्टम को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। ये रहा आपके सामने, आपको गिवन है सिचुएशन। क्या मान लीजिए आपको इस तरीके से गिवन है कि यहाँ एक चार्ज क्या रखा है जी, Q रखा है, और एक स्ट्रिंग के एंड पर एक और दूसरा चार्ज भी बंधा हुआ है जिसका चार्ज Q है और मास m है। ये दोनों एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, जिस स्ट्रिंग की लंबाई मान लीजिए आपको क्या गिवन है, r गिवन है, और इस स्ट्रिंग को यहाँ से बांध दिया गया है, और ये जो चार्ज Q जिसका मास m है, इसको इस डायरेक्शन में आपने एक वेलोसिटी दिया है, लेट्स सपोज u, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड, आपसे पूछा गया है कि फाइंड u मिनिमम फाइंड करना है आपको, सच दैट दिस चार्ज Q मास m
will complete the circular path around this charge which is situated at this point, let's suppose O. इसको सेंटर का सेंटर मान लेते हैं सर्कल का O पॉइंट को, और ऐसे गिवन है। अब अगर इसको सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करना है तो ये कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगा, मतलब आप सपोज करिए कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगा, ठीक है जी। तो आपसे पूछा गया है कि आपको u मिनिमम निकालना है कि कितना मिनिमम रफ्तार इसको नीचे वाले लोअर मोस्ट पॉइंट पर दिया जाए। लेट्स सपोज दिस इज आवर लोअर मोस्ट पॉइंट L पॉइंट पर इस चार्ज q मास m को कितनी मिनिमम स्पीड दी जाए कि ये क्या कर ले, सर्कल कंप्लीट कर ले, और वो u मिनिमम ही आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है जी। तो लेट्स सपोज किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ऐसा मान लेते हैं कि ये वाला चार्ज, जिसका चार्ज q मास m है, वो घूमते घूमते सर्कुलर पाथ में ये वाला पाथ उसने लिया, और ये वाला पाथ लेते लेते वो किसी इंस्टेंट पर यहाँ पहुँच गया। तो स्ट्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, टेंशन पैदा हो जाएगा जी। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पैदा हो गया, और ये चार्ज q है, ये भी चार्ज q है, जैसा कि आपको गिवन सिचुएशन में सिमिलर चार्ज है, तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या भी एग्जर्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एग्जर्ट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जी अलोंग दिस लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। और तीसरा, इसके मास के कारण इसका क्या भी है जी, mg फोर्स भी है विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस तरीके से आप सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पे। लेट्स सपोज एट दिस इंस्टेंट स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस वर्टिकल लाइन, तो ये भी क्या हो गया जी, थीटा हो गया। आप एनालाइज करें सिचुएशन को। सिमिलरली ये घूमते घूमते लेट्स सपोज कहाँ पहुँच गया, ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ H पॉइंट का, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच गया, ठीक है जी। तो अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा तो इसका कुछ ना कुछ रफ्तार रहेगा, और इस इंस्टेंट पर जो इसका रफ्तार था, लेट्स सपोज इसको क्या मान लिया गया है, v मान लिया गया है। इसकी रफ्तार कैसे होगी, टेंजेंशियल होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। आपको मेरे ख्याल से समझ आ रहा है सिचुएशन कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं सर आपको, ठीक है जी। अब आप देखिए, अगर इस तरह का सर्कुलर मोशन इस चार्ज पार्टिकल को करना है तो इसके लिए आपको अगर कंडीशन पता है कि कोई भी पार्टिकल वर्टिकल सर्कल कब कंप्लीट कर सकता है, तो ये आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और किसी भी पार्टिकल के लिए वर्टिकल सर्कल में चलने की कंडीशन क्या होती है कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, 0। ये कंडीशन हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी है। मेरे ख्याल से सबको समझ आ रहा है कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने की कंडीशन क्या होती है। कंडीशन है कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब पार्टिकल क्या है, ट्रेवल करते करते इस पाथ को फॉलो करते करते क्या पहुंच गया है, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है, तो उसकी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, उस पर लगने वाले फोर्सेस को देखते हैं। इसके मास के कारण इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, mg, और नीचे की तरफ प्लस कौन भी लग रहा है, टेंशन भी लग रहा है स्ट्रिंग में, टेंशन पैदा हो गया स्ट्रिंग में, जिसको कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट बोला जाएगा। और इसका जो रफ्तार है वो किस तरफ हो गया है, वो टेंजेंशियल टू द टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम इस पॉइंट पर। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट पर जो इसका वेलोसिटी है उसको नाम दे दिया गया vh। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है जी, विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगा, k q स्क्वायर बाई कितना, r स्क्वायर। अगर इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखें, डायरेक्शन हम इसका प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। अब बात ये आती है कि और कौन सा फोर्स इसको एक्ट हो रहा है। अब अगर मैं इस पार्टिकल के मोशन को ग्राउंड फ्रेम में देखता हूं तो ग्राउंड फ्रेम में आपको ये पार्टिकल क्या करता हुआ नजर आ रहा है, सर्कल करता हुआ नजर आ रहा है। और सर्कुलर पाथ में आप जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल तब मूव कर सकता है जब उसके पास क्या है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है। और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो अपने आप पैदा हो गया कहीं से, मतलब वो फोर्स किसी दूसरे फोर्स ने क्या किया है, प्रोवाइड किया है। मतलब द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर आपको इसको ग्राउंड फ्रेम में देखना है तो आप ये ऐसा बोलेंगे, बट मैं आपको बोलता हूं कि आप क्या करें, इसको इसी पार्टिकल के फ्रेम में सॉल्व करें। आप मान लीजिए
कहाँ बैठे हैं? इस पार्टिकल के ऊपर ही बैठ गए हैं। और अगर आप पार्टिकल के ऊपर बैठ गए हैं तो पार्टिकल आपको सर्कल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इस पॉइंट पर घूमता हुआ या चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वो स्टेशनरी आपको नजर आ रहा है। कब? जब आप पार्टिकल के ऊपर ही बैठ गए। और जो पार्टिकल का मोशन है वो इस केस में क्या है? एक एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर मोशन बिना एक्सेलरेशन के तो होता ही नहीं है। सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है आपका पार्टिकल ग्राउंड फ्रेम में देखें तो उसका फ्रेम कैसा है? वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है। और अगर आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठे हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स क्या होता है? एक इमेजिनरी फोर्स होता है जिसको कि हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को एक्सेलरेटेड फ्रेम में लगाने के लिए। तो कहने का मतलब आपने पार्टिकल के फ्रेम से क्या किया? ऑब्जर्व किया और एक सूडो फोर्स लगा दिया, जो कि कितना आया आपका? विच इज इक्वल्स टू mv²/r, जिसको कि आप क्या भी बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सिंपल भाषा में आप सर्कुलर फोर्स का सूडो फोर्स बोल सकते हैं। ये मैंने आपको +1 में पढ़ाया बहुत अच्छे से, ये समझ भी आ गया होगा आपको सिचुएशन क्या कर रहे हैं सर यहाँ। तो ये वाले नंबर ऑफ फोर्सेस क्या हो रहे हैं? पार्टिकल के ऊपर एक्ट हो रहे हैं इस इंस्टेंट पे। तो हम लोग क्या करते हैं? यहां से टेंशन निकाल लेते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना आ गया। तो हम लोगों ने क्या लिखा? हम लोगों ने लिखा T + mg इज इक्वल्स टू व्हाट? क्या? kq² कितना? r² प्लस कितना? mv²/r। ये समझ आ गया मेरे ख्याल से आपको। टेंशन का वैल्यू कितना आ गया हाईएस्ट पॉइंट पे? टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट वुड बिकम कितना जी? दैट इज kq² r² प्लस mv²/r माइनस कितना? mg। ये टेंशन आ गया जी अपना हाईएस्ट पॉइंट पे। अब हम लोग क्या जानते हैं? कंडीशन जानते हैं, कंडीशन फॉर सर्कल, वर्टिकल सर्कल। अगर इसको वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होना चाहिए? मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये टेंशन का वैल्यू आ गया है आपका। तो आप क्या लिखेंगे इसको? kq² क्या? r² प्लस mv²/r माइनस mg हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया जी आपका। नोट करें आप इस चीज को, समझ आएगा आपको क्या किया सर ने। इसके बाद एक इक्वेशन तो ये आ गया अपने पास। दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे? इनफैक्ट आप इसमें नोट करें कि हम लोगों ने जो mv²/r लिखा है उसमें वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट मेंशन करें, क्योंकि v वेलोसिटी हम लोगों ने क्या किया है? किसी और इंस्टेंट पर नोट कर लिया है, वो इंस्टेंट ये वाला है। तो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। मेरे ख्याल से इक्वेशन समझ आ गया आपको। अब आप क्या यूज करेंगे? अब आप यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी रिलेशन। कहिए सिंपली, वर्क एनर्जी रिलेशन क्या बोलता है? वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं पार्टिकल के ऊपर, उन सभी का क्या लिखना है? वर्क डन लिखना है। और वो किसके इक्वल रखना है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं? एक टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है, एक ये ग्रेविटेशनल फोर्स और एक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो रहे हैं? पार्टिकल के ऊपर एक्ट हो रहे हैं जी। तो इन सभी का क्या लिखना पड़ेगा आपको? वर्क डन लिखना पड़ेगा। तो सिंपली वर्क डन ऑफ टेंशन फोर्स प्लस वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन ऑफ mg इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है जी आपका? काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है? दैट इज हाफ m वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर माइनस हाफ m u² वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको क्या लिखा है सर ने। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है मैंने आपके सामने। अब आपको टेंशन का वर्क डन चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन चाहिए और mg फोर्स का वर्क डन चाहिए। अब आप देखिए किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप क्या करें? फोर्सेस को एनालाइज करें। मान लीजिए मैं आपको एक और इंस्टेंट बना करके दे देता हूं। इस इंस्टेंट पर आप एनालाइज करिए, जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में वो अलोंग द स्ट्रिंग होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस केस में mg क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा जी। ध्यान रखिए आप इस चीज का। तो आप देख पा रहे हैं कि टेंशन फोर्स हमेशा, अगर मैं क्या करूं कंसीडर पार्टिकल का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करूं
कंसिडर, जैसा कि आपको सिखाया गया था 11th क्लास में कि आपको टोटल वर्क डन एकदम से नहीं निकालना होता है, आपको छोटे छोटे अमाउंट ऑफ वर्क डन को ऐड करके ही किसी फोर्स का क्या लिखना होता है, नेट वर्क डन लिखना होता है। तो अगर आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं पार्टिकल का, तो आप देख पा रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है टेंशन के केस में। सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑल्सो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टेंशन फोर्स, आप चाहें तो दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टेंशन फोर्स हमेशा जो पार्टिकल का वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके क्या रह रहे हैं, परपेंडिकुलर, तो वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे वर्क डन में। मतलब टेंशन फोर्स का जो वर्क डन हो गया भाई वो कितना हो गया, 0। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी वर्क डन कितना हो गया, 0। अब आप mg फोर्स को देखिए, क्या mg फोर्स भी हमेशा परपेंडिकुलर रह रहा है क्या वेलोसिटी को? नहीं, से परपेंडिकुलर नहीं रह रहा है, उसमें तो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट एंगल बन रहे हैं mg और वेलोसिटी के बीच में। तो इसका मतलब ये कंट्रीब्यूट करेगा भाई वर्क डन में। अब आप सिंपली इसका वर्क डन लिखेंगे तो mg फोर्स किसी भी इंस्टेंट पे किस तरफ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, और डिस्प्लेस किधर से किधर हुआ पार्टिकल, L पॉइंट से H पॉइंट तक। L पॉइंट से H पॉइंट की दूरी कितनी है, r प्लस r 2r होगी। तो फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो कैसा वर्क डन रहा उसका, नेगेटिव वर्क डन। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज -2mgr इज इक्वल्स टू हाफ m vh² माइनस हाफ m u²। मेरे ख्याल से समझ आ गया आपको क्या लिखा सर ने। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, m से तो m कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, इधर से 1/2 क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो 1/2 कॉमन आकर के उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया, -4gr इज इक्वल्स टू क्या बच गया, इधर बच गया vh² माइनस क्या, u²। मैं यहां से क्या काम करता हूं, vh² का वैल्यू निकाल लेता हूं। vh² का वैल्यू कितना आ गया जी, u² जाकर के उधर प्लस का हो गया, -4gr, ये आ गया जी मेरे पास क्या, vh² का वैल्यू। और इस वैल्यू को मैं किस में यूज करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में यूज करूंगा। आप vh का ये वाला वैल्यू क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आपके सामने आया जी, दैट इज kq² बाई कितना, r² प्लस m बाई कितना, r, m बाई कितना, r। vh² का वैल्यू कितना है जी, दैट इज u² माइनस 4gr, इतना आ गया आपके पास, माइनस mg हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, 0। अब आप समझ सकते हैं यहां से आप क्या सॉल्व कर लेंगे, u² के लिए सॉल्व कर लेंगे, इसको u² के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और फिर क्या निकाल लेंगे, एटलीस्ट u आप यहां से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप मेरे ख्याल से सॉल्व कर पाएंगे इसको।